नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार मुद्दों की भरमार है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मजार के बाद ममता की चोट भी एक बड़ा मुद्दा बन गई। 10 मार्च को हुई घटना को ममता ने साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया। लेकिन ममता के चोटिल होने पर बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कुछ और ही बताया गया, जिसके बाद सवाल उठे कि कहीं हमले के आरोप के पीछे वोट का खेल तो नहीं, कहीं हमले के आरोप लगाकर सिंपैथी हासिल करना मकसद तो नहीं। और अब इस सवाल का जवाब खुद चुनाव आयोग ने दे दिया है। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, चर्चा की शुरुआत करें, आपको एक अहम खबर बता दें। ममता बनर्जी पर हमले के आरोप खारिज हो गए हैं। ममता की चोट के मामले में इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। सीएम ममता का घायल होना एक दुर्घटना है, सोर्सेज बता रहे हैं। पर्यवेक्षकों ने हमले की आशंका को नकारा है, यह सोर्सेज के हवाले से खबर है। भारी सुरक्षा के बीच सीएम पर हमले का साक्ष्य नहीं मिला है। आप जानते हैं कि इसमें एक पर्यवेक्षक और एक पुलिस पर्यवेक्षक दोनों ही अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं, और सोर्सेज बता रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स में इस बात को आधारहीन माना गया है कि उन पर हमला हुआ। यह एक हादसा था, यह माना गया है, और यह हमला बिल्कुल भी नहीं था। हमारे संवाददाता अभिषेक इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। सीधे बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ। क्या ये रिपोर्ट दे दी गई है अभिषेक, या दिया जाना बाकी है? अभिषेक हमारे संवाददाता, कुछ ही देर में उनके पास चलेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं उस वक्त की घटना का वीडियो, जब ममता बनर्जी कार पर सवार थी, उनका काफिला गुजर रहा था और गाड़ी से बाहर उन्होंने फुटरेस्ट पर पैर रखा हुआ था। मतलब ये कि दरवाजे और फुटरेस्ट के बीच में उनका पैर था। अचानक एक जगह जहां से गाड़ी निकल रही थी वो तंग हुई। तंग इस वजह से हुई क्योंकि वहां एक लोहे का पिलर था, और इस वजह से ये दरवाजा अंदर की तरफ बंद हुआ और उनके पैर में चोट आ गई। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद अगर ये पिलर टकराया था तो गाड़ी में डेंट क्यों नहीं? क्या इस वजह से कि गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी? अगर डेंट नहीं तो स्क्रैच क्यों नहीं? और अगर स्क्रैच भी नहीं तो इसका मतलब यह है क्या कि पिलर के और गाड़ी के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था जिससे टकरा कर और ये दरवाजा बंद हुआ है, या वाकई इसको धक्का दिया गया था दरवाजे को और इस वजह से ऐसा हुआ? अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी क्या? अभिषेक, आवाज आ रही हो आपको? तो क्या पुलिस ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट दे दी क्या? दिनेश, बिल्कुल दिनेश, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक दुर्घटना थी, हमले का किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और एक बात और ध्यान देने वाली है दिनेश कि इसके पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन को। इसके पहले पुलिस की ओर से भी रिपोर्ट सौंपी गई है, ये तीसरी रिपोर्ट है, और उन दोनों रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि हमले का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में उस पिलर का जिक्र भी है, और ये उन्होंने लिखा है कि पिलर के एकदम करीब थी उनकी गाड़ी और उनकी गाड़ी का दरवाज़ा, और वहाँ पर लोग भी थे। और जो ये इस इलेक्शन ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है उसमें ये भी लिखा है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में थी ममता बनर्जी। और एक बात और दिनेश, हमने जब सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे थे, हमने वहाँ पर मिठाई की दुकान के मालिक निमाई मैथी, जिसका बयान लिया गया, इसका सबसे पहले हमने बयान लिया था, हमने इंटरव्यू किया था। उसने ये बात कही थी कि पुलिस का अधिकारी ही उससे बर्फ लेकर के गया, जिस बर्फ से ममता बनर्जी का तात्कालिक इलाज किया गया, तो वो भारी सुरक्षा के दायरे में थी। इस बात की पुष्टि इस रिपोर्ट में भी होती है। दिनेश, अभिषेक हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि रिपोर्ट सौंप दी गई है। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट पहले सौंपी गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट को वापस भेजा था। राज्य के मुख्य सचिव को ये रिपोर्ट भेजनी थी। पहले जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी तो उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दिया। उसमें यह बताया गया कि तथ्य तो हैं इसमें, लेकिन वजहें तो बताइए, कारण तो बताइए। लेकिन उसका हवाला पहले नहीं था। अब ऑब्जर्वर्स और पुलिस ऑब्जर्वर ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी और आपको हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उसमें उभर कर क्या आ रहा है। अब जो गेस्ट हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं इसमें शिशिर बजोरिया हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं बीजेपी बंगाल, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी आपको नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा का हिस्सा हैं। और इसके अलावा फयाज अहमद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपीएम के नेता। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त पार्थ मुखर्जी, स्पोक्स पर्सन हैं वेस्ट बंगाल कांग्रेस के। पार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये समझ लूं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आलापन बंदोपाध्याय, मुख्य सचिव, उन्होंने जानबूझकर वो रिपोर्ट दी थी क्या जिसमें ये गुंजाइश रहती है कहीं दुविधा की, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने पहले इसको वापस कर दिया था? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं संजय जी से। संजय जी। हाँ जी,
हेलो। पहले जो रिपोर्ट दी गई उसको मुकम्मल नहीं माना गया। आपका नजरिया, क्योंकि आप लोग तो पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगली उठाते रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग वर्तमान में राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है और चुनाव आयोग उन व्यवस्थाओं को देख रहा है। जहां तक इस मामले में रिपोर्ट की बात है, हम चुनाव आयोग के फाइनल रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। दीदी पर ये जो हमला हुआ है इसकी गहन जांच होनी आवश्यक है। इसे सतही तौर पर निपटा देना घटना के साथ अन्याय करना होगा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और अपने दम पर चुनाव आयोग को जो हमने लिखा है, जो बातें चुनाव आयोग को दृष्टिगत करी है, जिन मुद्दों की तरफ, जिन विषयों के प्रति चुनाव आयोग का ध्यानाकर्षण हमने करवाया है, उन सभी बातों पर हमें जवाब चाहिए। हम देखते हैं चुनाव आयोग इसमें कहां तक आगे जाता है। संजय शर्मा, लेकिन जो रिपोर्ट वहां पुलिस ने दी, जो रिपोर्ट वहां के मुख्य सचिव दे रहे हैं, उसमें भी हमले का जिक्र तो कहीं नहीं है। ये हमला क्यों कह रहे हैं आप बार बार? देखिए, बात यह है कि एक घटना घटी है, उस घटना को विस्तृत दायरे में देखना होगा। यदि आप सतही तौर पर इसको निपटा देना चाहते हैं, उससे तो ये मामला सुलझेगा नहीं और मामले में जो एक्चुअल जो घटना हुई है उसका रिजल्ट कोई आएगा नहीं। भीड़ वहां पर थी और कैसे भीड़ से कुछ लोगों ने इसको किया है, इसे और गहराई से इसका अध्ययन करना जरूरी है। मुझे लगता है कि कहीं किसी राजनीतिक इशारे पर इस घटना को चुनाव आयोग या अन्य किसी भी एजेंसी द्वारा ऐसे निपटा दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके जो मुख्य सचिव हैं वो भी सतही जांच कर रहे हैं क्या? उन्होंने सतही रिपोर्ट सौंपी है क्या? पुलिस ने पहले जो जांच की है वो भी सतही है क्या? मैंने ऐसा कब कहा? हमने तो चुनाव आयोग को इस घटना की तमाम जानकारियां हमारे जो पहलू थे वो दिए हैं। अब चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि वो इस घटना का वास्तविक निराकरण करे और हमें तसल्ली दे। आपने ये बेशक नहीं कहा, लेकिन आपने जो कहा वो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि अगर सतही तौर पर देखा जाएगा तो यह हादसा लगेगा, ये हमला है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपने प्रकारांतर से यही कहा है। मैंने ये कहा कि इस मामले को, इस पूरे प्रकरण को सतही तौर पर निपटा देना सही नहीं होगा। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और कैसे भीड़ में से कुछ सतही तौर पर कौन निपटा रहा है इस जांच को? इसकी डिटेल आनी चाहिए, क्योंकि घटना के बाद से भाजपा नेताओं के जो ट्वीट आ रहे हैं, भाजपा नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। वो भाजपा जैसे खुद करती है, नौटंकी करती है, ड्रामा करती है, तो भाजपा तो जांच कर नहीं रही है के साथ कहना, वो भी इस घटना को वो लोग वैसे ही निपटा देना चाहते हैं। ये तर्कसंगत नहीं है और हम इसको देखकर छोड़ेंगे। चुनाव आयोग के कोर्ट में अभी बोल है, चुनाव आयोग फाइनली इस घटना पर। शिशिर बजोरिया जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिशिर बजोरिया जी, आप लोगों के जो ट्वीट्स हैं, आप लोग जो कह रहे हैं, आ रहा हूं संगीत रागी साहब, आ रहा हूं, इसके फौरन बाद आ रहा हूं। शिशिर बजोरिया जी बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए जुड़े हैं, उनसे जान लेना आवश्यक है कि क्या एक इसमें सतही तौर पर मामले को निपटाया जा रहा है? क्या इसलिए निपटाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते और चाहते हैं, जो ट्वीट्स के हवाले से सामने आ रहा है? सबसे पहले तो मैं खुशी जाहिर करूंगा क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री 48 घंटे के भीतर अपने घर वापस लौट आई हैं। ये बहुत अच्छा चीज है, जबकि 24 घंटा में प्लास्टर भी कट गया, 48 घंटा में घर आ गई। अब तो मैं ये कामना करता हूं कि जो वो व्हील चेयर में है, इसी बहुत तीव्र गति से वो व्हील चेयर भी छोड़ दें, क्योंकि वो और अपने चुनावी दंगल में आए। अब मैं आ रहा हूं, हमारे तृणमूल के भाई ने जो कहा, तृणमूल के मेरे भाई, आप शायद भूल गए हैं, इसके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके अपना ही बयान खुद दिया है और उसमें कोई हमले का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। मेरे भाई, ये हमारा बयान नहीं है, ये किसी भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट नहीं है, ये स्वयंभू हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी भी माननीय मुख्यमंत्री, आपकी सभानेत्री है, उनका अपना जारी किया हुआ वीडियो है। या तो बोलिए वो वीडियो गलत है, चलिए वो भी मान लेंगे हम। यदि आप बोलते हैं कि वीडियो गलत है, नहीं आपको पता है तो जरा कृपया वो वीडियो देख लीजिए, फिर बयान दीजिए। और जहां तक आप, ये एक आपका तरीका बन गया है कि अब चुनाव आयोग पे उंगली उठा दो कि भाई वो अब हम देख रहे हैं, बजोरिया जी आप देखेंगे। आपका जवाब वो सुन रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग भी, आपका कोई नेता ट्वीट कर देगा, ये कह देगा कि देखिए ये चोटिल उनको दिखा देगा,
कोई ये बता देगा आज शाम को 5 बजे 6 बजे कुछ बड़ा होने वाला है, उसके बाद भी ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहेगा। ये सब आप क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि आप लोगों की तरफ शक की सुई घूमे, बेशक उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, और फिर आप में से कुछ चले जाएंगे अस्पताल उनको देखने के लिए, तो ऐसा लगेगा कि जले में नमक छिड़कने आए हैं। नहीं, ऐसा है कि यदि किसी को भी लगता है कि हम उनको जब देखने गए हैं जले पे नमक छिड़कने, या हम जैसा कोई प्रवक्ता बोलता है उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है कि वो हम नाटक करते हैं, तो बोल सकते हैं, वो लोग स्वतंत्र है, कुछ भी बोले। मगर मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रिगेड में अपने भाषण से कहा था, स्कूटी का जो जिक्र किया था, क्या किसी को पता नहीं वो क्या था? जो स्कूटी में बैठ के मुख्यमंत्री नवान्ना से अपने घर आई हैं, सबको वो 1 घंटा हम सब टीवी में लाइव देखे हैं जब आ रही थी कि उनके 2 सुरक्षा कर्मी स्कूटी को पकड़ रहे थे, कभी बाएं गिर रहा था, कभी दाएं गिर रहा था। तो उन्होंने वो एक बयान करके बोला कि भाई ऐसा गिर रहा था, अब हम तो देखे भवानीपुर जाएगा, अब क्या वो कहीं जाके नंदीग्राम में गिर जाए, तो आप उस राज्य जहां स्कूटी बना है आप उस पर हमला बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई तोड़ मोड़े। प्रोफेसर संगीत रागी के पास मैं जाना चाहूंगा और एक चीज ये समझना चाहूंगा कि अगर इसको हमला कहना गलत है, और अब तब जबकि सब इशारे ये साफ कर रहे हैं कि हादसा था, तो क्या इसको आडंबर कहना, चुनावी नौटंकी कहना जायज है क्या? प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक अहम खबर बता दूं और एक पर्सपेक्टिव भी दे दूं इस पूरे मामले में, ताकि इस पूरे परिदृश्य को समझने में और इससे क्या होने वाला है उसको समझने में, उसका अंदाजा लगाने में आसानी मिले। जरा देखिए क्या हुआ है। ममता बनर्जी को चोट लगी, चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है किससे? उस रिपोर्ट से जो राज्य के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को दिया है। आरोप क्या लगाया गया था और रिपोर्ट में क्या कहा गया वो जरा देखिए। आरोप यह लगाया गया था कि 4 से 5 लोगों ने हमला किया, 4 से 5 लोगों ने हमला किया कहा गया, और रिपोर्ट में कहा गया है कि 4-5 लोगों का इसमें जिक्र नहीं है, सिर्फ भीड़ के बारे में इंडिकेशन है कि वहां बेतहाशा भीड़ थी। आरोप जानबूझकर धक्का दिया गया, रिपोर्ट में कहा गया मौके पर भीड़ बहुत थी, लेकिन उस भीड़ ने धक्का लगाया क्या, धक्का मारा क्या, जानबूझकर मारा क्या, इस बारे में कोई हवाला नहीं है। हादसे के वीडियो का हवाला दिया गया, लेकिन इधर जब आरोप लगाया गया तो कहा गया कि हादसे का वीडियो देख लीजिए। उधर रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना का स्पष्ट फुटेज नहीं है। एक ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी लगा जरूर था, लेकिन उससे कोई फुटेज नहीं मिली है, और जो उस समय जो वीडियोग्राफी हो रही थी, जो कैंडिडेट ट्रेल के समय साथ में वीडियोग्राफी होती है, उससे कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल रही है। आरोप लगाया गया कि साजिशन हमला कराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि चश्मदीद अलग अलग बात कह रहे हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से उनकी बात है। कोई कह रहा है कि हाँ ये हादसा था, और कोई कह रहा है हाँ ये हमला था, लिहाजा चश्मदीदों के आधार पर इसमें स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। जबकि आपको मालूम है TV9 भारतवर्ष सबसे पहले इस बारे में घटना स्थल पर पहुंचकर रिपोर्ट करने वाला चैनल था, और उसने स्पष्ट रूप से बताया था कि वहां पर एक पिलर लगा हुआ है, और चश्मदीद ये कह रहे हैं कि उस पिलर की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। यह भी बताया था हमने आपको कि उनके काफिले में शामिल एक सुरक्षा कर्मी ने पास की ही दुकान से जाकर बर्फ खरीदी, जो ममता बनर्जी को चोट पर पैर पर लगाई गई ताकि बर्फ की सिकाई उनको की जा सके। ममता की चोट की वजह हादसा था, ये चश्मदीद जो वहां मौजूद थे उन्होंने बताया भी था। हमने वहां जाकर न सिर्फ चश्मदीदों से बात की थी, और फर्स्ट हैंड तब तक लोगों को कॉन्कॉक्ट करने का, स्टोरी बना लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम फौरन ही पहुंच गए थे। हमने वहां जाकर चश्मदीदों से यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था, और उन्होंने ये बताया कि यहां पर भीड़ थी, और ये जो दरवाजा था वो लोहे के पिलर के पास जैसे ही गाड़ी पहुंची तो वहां पर क्लियरेंस नहीं मिल पाया, दरवाजा अंदर की तरफ गया और उसमें उनका पैर आ गया। आपसे? हाँ था। क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था, हाँ। निकल के ये पिलर है ना, पिलर जो है, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी? हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। हाँ, इसमें चोट लग गया। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था, तो गेट खोल के आ रहा था, तो ड्राइवर बढ़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता, उनका रुख एक बार फिर से करते हैं। अभिषेक, क्या यह मुमकिन है, जो स्थितियां हैं वो देखते हुए, कि पिलर के बीच में और दरवाजे के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा रहा हो, वो क्लियरेंस और कम हुआ हो, इसी वजह से डेंट या स्क्रैच नहीं मिल रहे हैं दरवाजे पर, लेकिन उससे अड़कर दरवाजा बंद हो गया होगा उस आदमी से, क्योंकि आदमी को पीछे की तरफ जाने के लिए कोई जगह नहीं बची होगी?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, ये बिल्कुल संभावना हो सकती है। देखिए कुछ चीज़ें बहुत ही साफ हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ काफ़ी लोग थे और लोग जो फुटेज मिले उसमें भी लोग साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बात ये क्लियर है। दूसरी बात ये क्लियर है फुटेज में कि ममता बनर्जी के ठीक पीछे एक सिक्योरिटी ऑफिशियल था जो लोगों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा था, तो वो पुलिस उनके साथ में थी। और तीसरी बात ये है कि वो पिलर वहाँ पर था, ये भी एकदम क्लियर है कि जहां पर आकर के वो गाड़ी का ये घटना हुई है वहीं पर पिलर था। ये तीनों चीज़ें एकदम क्लियर हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 रिपोर्ट आई है। किसी भी रिपोर्ट में हमला, अगर हमला होगा तो हमले के चश्मदीद होंगे, अगर हमला होगा तो वहाँ पर पुलिस भी थी। सबने, किसी ने हमले जैसी ना कोई बात देखी, ना कोई बात पाई, ना किसी फुटेज में उसका जिक्र है। हर तरफ से एक बात पर मुहर है कि ये दुर्घटना थी। अब दुर्घटना कैसे हुई, जैसे कि आपने जो एक लॉजिक दिया वो लॉजिकल बात है कि ये हो सकता है कि वहां पर लोग आ गए थे, तो वो पिलर और गेट के बीच में लोग आए हों और लोगों से जाकर के वो गेट का प्रेशर पड़ा हो। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा दिनेश, ममता बनर्जी का एक बयान आया था हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हो गई थी, उसके बाद जब उनको प्लास्टर चढ़ गया था, उस बयान में उन्होंने क्लियर कहा है, एकदम क्लियर, ये उनका बयान है कि प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ने से मेरा पैर जो है वो गाड़ी के बीच में चप गया। मैं उसी भाषा में बता रहा हूँ आपको, और उससे मुझे चोट आई। वो बयान जो हॉस्पिटल से आया उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि 4-5 लोगों ने हमला किया था, जो पहले दिन कहा था। तो वो बयान जो हॉस्पिटल से आया वो उससे एकदम अलग था, जो बयान उन्होंने घटनास्थल के तुरंत बाद दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है जो हमले को लेकर के बातें कही जा रही थी वो एकदम क्लियर हो जाती हैं। हमले को लेकर बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या अब यह सवाल सूटेबिलिटी का है, किसको क्या किस तरीके से देखना सूट कर रहा है? फैयाज साहब, मैं फौरन आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी, जो मेरा सवाल था, हादसा कहना, अगर इसको हादसे को हमला कहना गलत है तो इसे चुनावी नौटंकी कह देना सही है क्या? देखिए गौतम दिनेश जी, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। जब कोई चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री किसी भी मीटिंग के लिए जाता है या किसी भी फंक्शन के लिए जाता है तो एक नहीं कई कैमरे वहाँ पर फ्लैश कर रहे होते हैं। अभी तक कोई एक भी वीडियो क्लिपिंग्स नहीं आया है, एक भी कैमरे की वो क्लिपिंग्स हम लोगों के सामने नहीं आया है जिसमें हत्या की कोई साजिश दिखाई दे रही हो या इस प्रकार का जो है वो अटैक जैसी कोई चीज़ें उसमें से परिलक्षित हो सके। दूसरी बात मेरा कहना है यह है कि एकाएक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने और तृणमूल पार्टी ने इसे एक साजिश के रूप में ये हत्या की साजिश करार दिया। ये अपने आप में बताता है कि ये एक प्रकार का चुनावी स्टंट था और दीदी ने 2011 में भी किया था, 2014 में भी किया था और 2019 के पहले भी इस प्रकार की उन्होंने गतिविधियां की थी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको चोट भी लगी है तो चोट की उसकी गहराई क्या है, वो कितना गंभीर है, क्या प्लास्टर के लायक भी चोट थी या नहीं थी, इस पर कोई भी तृणमूल कांग्रेस से कोई भी सफाई देने के लिए नहीं आ रहा था। मैंने एक सलाह दिया था कि एम्स के डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस चुन ले कौन कौन से विशेषज्ञ हों और उनसे प्लास्टर काट करके एक जांच करवानी चाहिए कि क्या ये वाकई में इतनी गहराई थी जिस पर प्लास्टर चढ़ाना जरूरी था या सामान्य आयोडेक्स या सामान्य ये चीज़ें से ये ठीक हो सकता था। नहीं तो जारी किया गया ऐसा लगता है कि जो प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस से आई थी, वो तो फिल्म जारी की गई, वो एक्सरे जारी किया गया, यह एक सार्वजनिक किया गया प्रोफेसर संगीत रागी, और कुछ नहीं था, जिसमें टॉर्सो में चोट दिखाई दे रही है, उसमें फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। सुनिए, मैं आपसे यही मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है और एकाएक कट भी गया है, ठीक है। प्लास्टर, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि यदि ऐसी चीजें थीं, आपने एकाएक ये कैसे तय कर लिया कि पॉलिटिकल पार्टी ने साजिशतन ऐसा आपके खिलाफ किया? एक चीफ मिनिस्टर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई होती है, उसमें किस आदमी को अपनी जान पर पड़ा हो, जहां तृणमूल कांग्रेस के डर से लोग अपने बूथ पर वोट करने नहीं जाते हो, वहां किसी में इतना साहस कहां से आ जाएगा कि चीफ मिनिस्टर को धक्का देने की हिम्मत कर सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है?
तृणमूल जो है, लेकिन इसमें दोनों चीजें देखना पड़ेगा ना प्रोफेसर संगीत रागी। कोई किसी अगर ये गलत है, ये अगर ये गलत है कि आपने तुरंत नतीजे पर कूद गए आप, ठीक है, आप जो कह रहे हैं, अगर आप तुरंत कूद कर नतीजे पर पहुंच गए और आपने ये कहा कि आप पर हमला हुआ, अगर ये गलत है, अगर ये कहना चाहिए था कि ऐसा लगता है कि हमला हुआ, क्योंकि जिस तरीके का हाई वोल्टेज मामला वहां क्रिएट हो गया है, ऐसे में रस्सी को भी सांप समझ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कुछ देर के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये आपको नहीं लगता, नहीं प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ये गलत था कि इसको सीधे कूद के हमला कह दिया गया, तो क्या ये गलत नहीं था कि बगैर रिपोर्ट आए, बगैर तह तक पहुंचे ये कह दिया जाए कि आडंबर चल रहा है, नौटंकी है? आपके पास आता हूं, आपने जो बात कही है इसको अभी नहीं दोहराते, आपके पास में आऊंगा, लेकिन मैं फैयाज साहब के पास जाकर ये समझना चाहता हूं। फैयाज साहब, ये देख लीजिए कि आप लोग जो बार बार कहते हैं कि जनता के मुद्दे जिनको आप गिनाते हैं उनकी हवा तो नहीं है। पहली बात तो यह है कि खुशी इस बात की है कि पहली बार मुख्यमंत्री अपने बयान को बदली हैं, 24 घंटे के अंदर में बयान बदल दी। दूसरी बात यह रही कि पिछले 10 सालों में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं या जो भी आक्रमण हुआ है, यहाँ तक कि कहीं रेप का भी मामला हुआ है, तो मुख्यमंत्री पहले से ही इन्वेस्टिगेशन क्या होगा वो पहले से रिपोर्ट दे देती हैं कि कैसा है, नहीं है और जब वो कह देती हैं तो जितने भी अमला हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस वाले हैं, उनको वही कहना पड़ता है चूंकि मुख्यमंत्री कह रही हैं। पहली बार है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साजिश है, चक्रांत है, धक्का दिया गया है, और चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि नहीं ये दुर्घटना है। तो ये दोनों में अंतर ये पहली बार 10 साल में हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये रही कि ममता बनर्जी वो दूसरों के मामले में कहती हैं ड्रामा है। कुछ दिनों पहले जब एनआरसी सीए का आंदोलन चल रहा था जेएनयू में, ঐশী घोष छात्रा, हमारी एसएफआई की वहाँ की प्रेसिडेंट, उसके ऊपर में आरएसएस बीजेपी वाले घुस करके हॉस्टल में हमला किए, उसके सर में 7 स्टिच लगा, लहूलुहान हुई। तो भाजपा वाले जिस तरीके से कहने लगे कि वो खून नहीं है, वहां पर रंग लगाया गया है, ममता बनर्जी भी कह रही थी कि वो ड्रामा है, और अब जब खुद पर पड़ा तो उसको कह रही है चक्रांत है। लेकिन ये क्लियर हो गया, वो समझ गई कि ये सहानुभूति नंदीग्राम क्या बंगाल की जनता इसको मानने को तैयार नहीं है, तब वो अपने स्टेटमेंट का परिवर्तन की हैं। तो ये 10 साल पहले भी जब अपोजिशन में थी तो यही काम करती थी, बात बात में वो कि कहाँ हमला हो गया है, और उसके बाद ही उनके जो चाहने वाले हैं पूरे बंगाल भर में जुलूस निकाल करके दुकानें बंद कर देते थे, स्कूल बंद हो जाता था। आज वही काम करना शुरू हो गई हैं। तो ये समझ गई हैं कि नंदीग्राम क्या बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस का जो हालत हुआ है कि उनके तमाम लोग छलांग मार के भाजपा में चले गए हैं, और भाजपा और तृणमूल दोनों एक बन करके, एक साथ होकर के, तो ममता बनर्जी समझ गई हैं कि नंदीग्राम जाने के बाद भी जिस लिए गई कि वहां पर सहानुभूति मिलेगा वहां के अल्पसंख्यकों का, तो अल्पसंख्यक भी इस बात को समझ गए हैं। और वाम आंदोलन जो जनवादी आंदोलन है, संयुक्त मोर्चा है, उसकी जो आंदोलन पूरे बंगाल में है, उस बात को समझने के प्रोफेसर संगीत रागी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। पार्था मुखर्जी, इसके फौरन बाद आने वाला हूं मैं, और अभिषेक एक जानकारी आपसे भी लेनी है, लेकिन जल्दी से प्रोफेसर संगीत रागी अपनी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी, वामपंथी आंदोलन न उसमें वामपंथ रह गया है, न वो आंदोलन रह गया है। आंदोलन मैं कह रहा हूं कि इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन वहां से खिसक गई है। 2019 का चुनाव देखिए और 2014 का चुनाव देखिए। 2014 से लाकर के आज 2019 के चुनाव तक आते आते डबल डिजिट में भी वामपंथ वहां पर नहीं रह गया। उनका जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था वो बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट बैंक था, वो आज के दिन में 10% रह गया है। यानी कि जो एक मुश्त उनका वोट बैंक हुआ करता था वो सब खिसक गया है। और जो हिंदुओं का वोट बैंक था वो हो जाएगा, थोड़ा सा हम दूसरी तरफ जाने लगेंगे कि वामपंथ की क्या आज स्थिति है पूरे चुनावी परिदृश्य में, वामपंथ कहां खड़ा हुआ है, इस पर मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं, लेकिन कि क्या आप रिसरेक्शन के बारे में क्या आप ये नहीं मानते कि एक साइकिल है, कभी भी कोई भी रिसर्च कर सकता है? आप ये मानते हैं क्या कि हमेशा के लिए ये जो विचारधारा है उसको राइट ऑफ कर दिया क्या जनता ने? लेकिन उससे पहले जरा ये कि सवाल उठते हैं, ममता पर हमले की बात क्यों कही जा रही है, क्यों इसे हमला कहा जा रहा है? खासतौर से अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है इस पूरे मामले में, चुनाव के हिसाब से अगर हम कहें, वो क्यों इसे हमला कह रही है? ममता की चोट, असल में बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि सिंपैथी खासतौर से हिंदुस्तान में जिस तरीके के वोटर्स हैं उनके लिए इमोशनल अपील काम करती है। ममता की चोट दिलाएगी वोट क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप पहले जो घटनाएं घटी उनको अगर आप देखें, साल 1990 में
प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी बुरी तरह घायल हुई थी। साल 1993 की एक घटना थी, विरोध प्रदर्शन के बीच धक्का मुक्की से ममता जख्मी हुई थी। अब अगला देखिए इन दोनों ही मामलों में आगे क्या हुआ। ममता के सिर और बाएं हाथ में गहरी चोट लगी थी 1990 में, और 93 में ज्योति बसु के ऑफिस के धरने के दौरान उन्हें घसीटा गया था। कहा यह जाता है कि उस दौरान बाल पकड़कर उनको घसीटा गया। साल 1990 में जब यह घटना घटी तो 1991 में लोकसभा चुनाव में जीती और केंद्रीय मंत्री बनी। उधर देखिए 93 में क्या हुआ, बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ आवाज बनी, जनाधार बढ़ा, और यह बताया जाता है कि यहां से उनका ग्राफ बढ़ता ही चला गया, बल्कि जब जब उनके ऊपर इस तरीके के हमले हुए वो और मजबूत बनकर उभरी और उनकी पार्टी और मजबूत बनकर उभरी। क्या इसी वजह से जो खास तौर से विपक्षी खेमा है जो इस बार चाह रहा है कि ममता बनर्जी को हराया जाए, वो ये स्थापित करने में लगा हुआ है कि बिल्कुल भी हमला तो कतई नहीं था और हादसा भी था क्या, चोट भी लगी है क्या, ये भी कटघरे में है, इसलिए कहा जा रहा है कि जांच तक कराई जाए। जरा अब इसको ये समझें कि क्या ये अंदेशा ज्यादा बड़ा है क्या, और दूसरे क्या ये दूसरे तमाम नैरेटिव्स पर हावी हो गया है क्या? पार्थो जी से समझें। पहला बात तो ये है कि 24 घंटे के बाद ममता जी ने खुद एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में उन्होंने जो बात कही, इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट गया उस रिपोर्ट में भी लगभग सेम बातें है। तो मतलब मुख्यमंत्री जो बात बोल दिया उसका बाहर कोई नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री थोड़ा सा मतलब इधर का उधर का रख दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। और सरकार का जो रिपोर्ट है उसमें भी ये लोग डायरेक्ट हाँ और ना नहीं बोला। लेकिन बात जो है जो उस दिन हुआ था कि गाड़ी जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था तो उसका आगे पीछे जो भीड़ है वो भी उसका भी मूवमेंट हो रहा था, लेकिन वो मूवमेंट होते होते जहां पोल के पास आया वो भीड़ मूवमेंट पोल में जाके धक्का खाके वो भीड़ उल्टा आया, मतलब उसका प्रेशर उल्टा पड़ा और टोटल भीड़ का जो प्रेशर था वो जाके गाड़ी का जो दरवाजा है उसके ऊपर पड़ा। ये अभी तक जो मतलब जो रिपोर्ट आ रहा है इसमें एक ही दिख पर जा रहा है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन समस्या जो हुआ था उस दिन उन्होंने उस टाइम इसको मतलब अटैक के रूप में उन्होंने दिखा दिया। पार्थो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि खासतौर से आप और लेफ्ट के जो आपके साथी हैं वो ये बार बार बताने में लगे हुए हैं कि जनता के मुद्दे इस बार दूसरे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम दूसरे मुद्दे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये घटना हुई तो आप लोगों का स्टेटमेंट सिर्फ ये कि नहीं आता कि ठीक है हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, अगर उनको चोट लगी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएं और जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ है। आप लोग उसमें अधीर रंजन चौधरी का हमने बयान देखा, इस तरीके में सबसे हावी नैरेटिव यही हो जाता है। बाकी सब मुद्दे अगर आप कहते हैं कि है तो वो नेपथ्य में चले जाते हैं। मेरा सवाल यह है, लेकिन आपको एक अहम खबर बता दूं, टीएमसी का ये दांव शुरू से ही फेल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जब ममता को चोट लगने के अगले ही दिन TV9 भारतवर्ष ने बंगाल की महिलाओं से इस बारे में बात की, जो ज्यादातर महिलाओं ने इसे सहानुभूति की चोट करार दिया था। जरा ये देखिए, इसके बाद चर्चा पर आते हैं। सिंपैथी वोट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं। कैसे चोट लगी ये तो हमको अभी तक पता नहीं और किसी को पूछताछ चल रहा है, तो फिलहाल वो डिसीजन आने तक तो रुकना चाहिए हम लोगों को। इनका चोट लगा, दिस इज द इशू। ये इशू नहीं है वो राजनीति है कि नहीं। आई एम जस्ट स्पीचलेस, क्योंकि इस बात पे मुझे भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई है जो उसको धक्का दे रहा है और ये एक्सीडेंट हो गया। संजय शर्मा जी आम लोग हैं और ये फिक्स्ड लोग नहीं हैं, वहां के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे ये तो सिंपैथी की चोट है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह एक विडंबना ही है कि राज्य के मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला हुआ और उसके बाद से ऐसी बातें, ऐसे कयास मीडिया के द्वारा और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही है जिसे आप फिर से इसको हमला कह रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं ना संजय शर्मा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ कह रहे हैं ना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस घटना की बहुत गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। आज शिशिर बाजोरिया जी ने प्रधानमंत्री जी के भाषण का जिक्र किया कि दीदी स्कूटर से जब दाएं बाएं होकर गिर रही थी और लोगों ने पकड़ा था, तो शिशिर बाजोरिया जी मैं आपसे ये पूछता हूं कि उस घटना पर व्यंग्य करने से पहले क्या प्रधानमंत्री को यह उचित नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि महंगाई के विरुद्ध, पेट्रोल डीजल के दामों के विरुद्ध, गैस सिलेंडर के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि के विरुद्ध दीदी ने जो आंदोलन किया था, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं पहले, उस पर ये शिशिर बाजोरिया जी ने किसके सवाल के जवाब में कहा था? ये आपने पूछा था क्या उनसे? और अगर नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मीडिया कोई नैरेटिव चला रहा है?
मीडिया घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहा है और सीधी सीधी सच्ची सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है। जो आपको सूट नहीं करता उसको आप कह देते हैं मीडिया कॉन्कॉक्ट कर रहा है। सुनिए अभिषेक जी, मैंने तो अभी आपके नाम पर कुछ कहा नहीं। नहीं, अभी आपने कहा ना मीडिया भी दिखा रहा। आपने पहले पार्टियों पर, अभिषेक के पास ले चलता हूं जिन्होंने सबसे पहले वहां जाकर, अभी आपने देख लिया ना महिलाओं ने क्या कहा। अब एक सेकंड में आपके पास आता हूं। अभिषेक, जरा मैं आपके पास आकर यह समझना चाहता हूं, जिन रिपोर्ट्स की बात कही जा रही है, मतलब रिपोर्ट्स भी ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से होंगी, ये भरोसा नहीं है क्या? जो जांच कर रहा होगा उसके हिसाब से रिपोर्ट होगी, ये समझा जा रहा है क्या? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण संजय शर्मा जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मैंने अभिषेक से सवाल पूछा है, वो जवाब दे रहे हैं। वो बता दें अपनी बात, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जब आपके पास आऊंगा तो आपका ऑडियो लिया जाएगा, प्लीज। हाँ अभिषेक। दिनेश, मैं कह रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण ये टाइमिंग है। ये जो घटना घटी है वो किस समय घटी है, वो ध्यान देने वाली बात है। दीदी नॉमिनेशन करके अपना आई हैं और उसके बाद वो जो रैपाड़ा, जहां उन्होंने घर किराए पे लिया है, वहां से निकली हैं, कुछ मंदिरों का दर्शन करके लौट रही थी और उसके बाद ये घटना घटी, यानी कि पीक इलेक्शन टाइम में घटना घटी है। तो आप ये तय मानिए कि जिसको जो स्टैंड लेना है वो वही स्टैंड लेगा और उस पर रिपोर्ट, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की हो, चाहे पश्चिम बंगाल पुलिस की हो, या आप तो स्पेशल ऑब्जर्वर की भी आ गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सबसे यहाँ दीगर बात ये है कि खुद दीदी का मैसेज दे रही हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दीदी ने जो दूसरा बयान दिया था हॉस्पिटल। अब अभिषेक एक बात ये बताइए, ये इत्तेफाक मैं आपसे जानना चाहता हूं काफी अलग था कि वो चोट लगी है तो चोट ये हादसे की वजह से लगी है या कुछ लोगों ने आकर वाकई दरवाजे को धक्का दिया, जानबूझकर दिया और इसको हमले की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। तीसरे, अगर वहां एक सीसीटीवी था तो ज्वेलरी के शॉप वाला सीसीटीवी वो खराब था। वो जो वीडियोग्राफी कैंडिडेट के साथ चलते हुए कराई जाती है उसमें क्लियर पिक्चर आ नहीं रही है। तो ये सब संयोग है या कुछ और भी दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, फैक्ट की बात करते हैं दिनेश। फैक्ट में हमारे पास 3 डेवलपमेंट है। पहला, पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट जो वहाँ के एसपी ने एडीजी को सौंपी है, वो रिपोर्ट। उसके बाद दूसरी हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर जो रिपोर्ट, और तीसरी जो रिपोर्ट है ये स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है। और तीनों ही रिपोर्ट ये कहती हैं कि अटैक नहीं था। बिल्कुल, इसी नोट पर रिएक्शन लेना जरूरी है संजय शर्मा जी का। संजय शर्मा जी, जो हमला आप अंडरलाइन करके बार बार कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं? एसपी रिपोर्ट दे रहा है, वो हमले का इशारा नहीं है। आपके चीफ सेक्रेटरी जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें हमले का हवाला नहीं है। स्पेशल ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट जो दे रहे हैं उसमें हमले का, ये किस तरीके से आप हमला बार बार कह रहे हैं? जरा एक बार फिर से स्पष्ट कीजिए। ये सब सतही हो रहा है। इसके पहले कि मैं इस पर बोलूं, मैं यहां पर 2 वीडियो का जिक्र आया है। एक तो जब स्पॉट पर दीदी ने अपना बयान दिया था, घायलावस्था में दिया था, और फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल से बयान दिया था। हॉस्पिटल से जो बयान दिया था उसमें दीदी ने कहा, यह बात कही है कि मुझ पर हमला नहीं हुआ था और मुझसे ऐसी घटना ऐसे लग गई थी। उसमें दीदी ने कहा कि चोट आई थी। और इस घटना का संजय शर्मा जी, मतलब अगर उनके ऊपर हमला हुआ होता और उनको ये लग रहा होता उस वक्त भी जब वो बिस्तर में से वीडियो बना रही हैं, तो हमले को वो छिपा जाती या उसको नहीं कहती जानबूझ के, वो चोट का हवाला देती सिर्फ। वो बार बार कहती, जैसे आपने हमला कहा है ना 4 बार 5 बार अभी तक, वो भी कहती इसी तरीके से। अरे भाई साहब, हमला हुआ था ये बात पहले दिन वो कह चुकी थी, और दूसरे दिन उन्होंने एक वीडियो जारी करके कार्यकर्ताओं को संयत रहने का परामर्श दिया था, ताकि ऐसा कोई काम न हो जिससे जनता को तकलीफ हो, कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो जिससे आम लोगों को तकलीफ हो। उस दृष्टिकोण से दीदी ने वो वीडियो जारी किया था। घटनाओं को समझने की आवश्यकता है, और हम जो कह रहे हैं इस घटना की गहराई से जांच की आवश्यकता है। चलिए, ये मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लिया जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो मुझे ये बता दीजिए कि एसपी की रिपोर्ट गलत है क्या? आपके चीफ सेक्रेटरी वहां के सरकार के हैं, जो वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं क्या? उसके बाद जो स्पेशल ऑब्जर्वर जा रहे हैं वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं क्या? सुनिए, अभी इस घटना की आने दीजिए ना फाइनल रिपोर्ट, और इसके गहराई से और भी जांच होगी, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये ऐसी क्या हड़बड़ी है कि हम आज ही सब कुछ मान लें? मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, ये बीच में बोल रहे थे, आज बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, वामफ्रंट के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनकी बातें मिल रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये यही लोग समझेंगे। और जहां तक प्रोफेसर वो रागी साहब की बात है, उनकी बात तो कोई तर्कसंगत मुझे लगे। फैयाज साहब, क्या है रिश्ता? मैं एक बात संजय शर्मा जी, अब आपकी बात पे जवाब ले लेना यहाँ आवश्यक है। क्या रिश्ता है ये फैयाज साहब? असल में रिश्ता वही है कि भाजपा और तृणमूल मुद्दे को छुपाना चाहती है। दोनों आपस में नोकझोंक करके
चोट की बात कर रही है। अरे बंगाल की जनता तो जो चोट है उस चोट से निकलना चाहती है, और बंगाल की जनता चाहती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तृणमूल भी इस बात को नहीं कह रही, भाजपा भी इस बात को नहीं कह रही है। और अगर कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता है, तो कल तक तृणमूल कांग्रेस का जो बैनर और पोस्टर में जिनकी तस्वीरें थी, आज भाजपा के बैनर और होर्डिंग में वो तस्वीरें हैं। रिश्ता यहीं साफ हो जाता है। दीदी और मोदी दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और तृणमूल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज कह रहे हैं वामपंथी, अरे वामपंथी तो हमेशा से इसके खिलाफ, दोनों शक्तियों के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि एक देश बर्बाद कर रहा, दूसरा राज्य बर्बाद कर रहा। और हमारे वो प्रवक्ता कह रहे थे कि वो 2014 और 2019 की बात कर रहे थे। असल में भाजपा तो पीछे वाली गिनती है, हम सामने की गिनती गिनना चाहते हैं। 14 और 19 नहीं, 21 का गिनती चाहते हैं। और 21 का गिनती यही होगा कि संयुक्त मोर्चा जो है वो भाजपा और तृणमूल के खिलाफ बंगाल में सरकार गठन करेगा। नहीं, लेकिन अब पार्थो से जरा यह समझ लें, पार्थो क्या इसमें यह डर है क्या कि संवेदना के वोट चले जाएंगे, इसीलिए इसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं? ये डर लगा हुआ है लोगों को बार बार कि ममता बनर्जी जब व्हील चेयर पर दिखेंगी वहां कैंपेन करते हुए, तो लोगों के वोट संवेदना के जा सकते हैं। ये डर बहुत भारी है क्या? नहीं, देखिए इलेक्शन के मौसम उस दिन क्या नहीं हो सकता था। उस दिन लाशों का ढेर हो सकता था, खून बह सकता था, पुलिस गोलियां चला सकता था, लाठियां बरसा सकता था, बहुत सारी चीज हो सकता था। उनका एक बयान पर कि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, एक चीफ मिनिस्टर के बयान जब आती है तो उसमें थोड़ा संयम होना चाहिए। देखिए, एक नंबर है कि अगर वो अटैक होता तो आदमी उधर से भाग नहीं सकता था, इतना आदमी था उधर। संजय शर्मा कह तो रहे हैं संयत होकर बयान दिया, अस्पताल से जो वीडियो जारी किया उसमें हमले की बात नहीं कही है, संयम नहीं तो बरता। इसीलिए तो क्योंकि एक भी सुई अटैक के ऊपर नहीं जा रहा है। और दूसरा बात है, अगर कोई अटैक होता तो एक बार नहीं दबाता दरवाजा, कम से कम 4-5 बार दबा देता दरवाजा, उसमें और भी चोट आती। एक बार नहीं होता, इसमें दरवाजा एक ही बार दबाया। ठीक है, शिशिर बाजोरिया मैं आपके पास आने वाला हूं संगीत रागी से एक कमेंट लेने के बाद। संगीत रागी, इसमें क्या ऐसा मामला है कि जिसको जो खासतौर से समर्थकों में भी क्या ये है क्या जिसको जो सूट कर रहा है वो उस तरीके से इसकी सच्चाई अपने हिसाब से इसके तात्पर्य निकालेगा क्या? देखिए दिनेश जी, ममता बनर्जी एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। उनको पता है यदि ये वाकई हमला हुआ होता तो आपको उनको पता है कि ये घटना यदि 1% है तो उसको 200% फैला करके उसी आधार पर वो तूफान खड़ा करना जानती हैं। राजनीतिक तूफान को खड़ा करना ममता जी की कार्यशैली का और उनके राजनीतिक जो शैली है वो उसका आवश्यक हिस्सा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पटकथा एक बहुत जल्दी भी लिखी, लेकिन वो अधूरी पटकथा थी, उसकी कोई गंभीरता नहीं थी। नतीजा यह है कि वो जो चाहते थे कि जो उसका इम्पैक्ट पड़े, लोगों पर प्रभाव पड़े, वो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता से ऐसा रिस्पांस नहीं आया है। और जो बची खुची चीज़ थी वो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ने, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट ने और पुलिस की रिपोर्ट ने, इन तीनों रिपोर्टों ने इसकी कलई खोल दी है। मुझे लगता है ममता बनर्जी पे ये चीज़ें जो हैं वो उल्टा दाव पड़ने वाला है और बंगाल की राजनीति में ये और बड़ा एक विमर्श चल पाएगा कि क्या चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी इस प्रकार के हमले करवा सकती हैं? क्या अपने ही लोगों ने उनको ऐसा किया? इतनी भीड़ में उनके ही समर्थकों के बीच में इस प्रकार का हादसा हो जाना, उन्हीं के ऊपर सुई की उंगली जाती है, कहीं अन्य जगह नहीं जाती है। शिशिर बाजोरिया के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं। शिशिर बाजोरिया, सबसे बड़ा डर क्या है? संवेदना के वोट चले ना जाएं? सब मेरे को बोलने का मौका दिए, आपके लिए आपको धन्यवाद। मेरे तृणमूल के भाई को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप खुद निश्चित कर लो कि आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको मानते हो या नहीं मानते हो, आपकी मर्जी। जहां तक ये हमारे लेफ्ट के भाई बोल रहे हैं, भाई ऐसा है कि आप तो खुद ही स्लोगन देते थे ना, कांग्रेस का काला हाथ तोड़ दो, जला दो। अब क्या हो गया? वही काला हाथ को पकड़ लिया। जहां तक वो घटना में मैं आ रहा हूं, सीधे सीधे मेरे 3 सवाल हैं। ये घटना में जब ये घटना घटा, आपका कैमरा सबसे पहले पहुंचा था दिनेश जी, आप जैसे बोल रहे हैं, सही बात है। ये कैसे हुआ कि उनके सुरक्षा कर्मी बगल के दुकान से बर्फ लेके आए, मुख्यमंत्री के काफिला में जो एम्बुलेंस रहता है उसमें पैरामेडिक और डॉक्टर रहता है, वो कहाँ थे? नदारत। जब मुख्यमंत्री कलकत्ता से बाहर जाती है, एक सेफ हाउस चिन्हित होता है, वो कौन सा था?
तीसरा, मुख्यमंत्री जब बाहर जाती है तो एक हॉस्पिटल चिन्हित होता है कि यदि कोई ऐसा घटना घट जाए तो वहां से उनका प्रथम चिकित्सा होगा। वो क्या हुआ? ठीक है, वो कुछ नहीं। सवाल दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं। शिशिर बाजोरिया जी ने भी ये 3 सवाल उठा दिए। सवाल, क्या जांच रिपोर्ट आने के बाद शांत हो जाएंगे? क्या जांच रिपोर्ट के बाद, अभी जो जांच रिपोर्ट फिर वहां सबमिट की गई है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, उससे इलेक्शन कमीशन संतुष्ट होगा क्या? जांच रिपोर्ट की जांच चल रही है, मामला अभी और उबलेगा, चुनावी आंच चल रही है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।